हेलो चैंपियंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज सेक्शन नंबर 16 कैवेट एम्प्टियर, लेट द बायर बी अवेयर। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस सेक्शन के प्रोविजंस को अच्छे से जान लोगे तो आप आपके डेली रूटीन में जो छोटे मोटे नुकसान उठाते आ रहे हो, जो आपको रियलाइज भी नहीं है कि आपका नुकसान हो रहा है, वहां पे आप उस नुकसान से डेफिनेटली बच सकते हो। तो अब आपको ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है एंड इस सेक्शन के प्रोविजंस को समझना है। एंड आपको लगेगा कि भाई मैं अब तक इतने दिनों से यूं ही नुकसान उठा रहा था, ये मैं नुकसान को कम कर सकता हूं, अपने सेविंग्स को बढ़ा सकता हूं। एंड अगर आप सीए स्टूडेंट हो एंड अगर आपने ये अपने पेरेंट्स को भी बता दिया ये सेक्शन, तो दे विल आल्सो बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यस यू आर स्टडिंग समथिंग। कुछ तो यूज आ रहे हो आप उनके भी, ठीक है। तो इस सेक्शन को बिल्कुल भी मत करना। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, surely subscribe it because I teach you business law CA foundation in the most ultimate way that you can aim for exemption also. We discuss so many case studies in our classroom and I give you paper presentation tips। हर एक टॉपिक का कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि ताकि कोई लफड़ा रहे ही नहीं दिमाग में, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम फोकस्ड, एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ पढ़ो एंड उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट का एकदम क्लैरिटी ले लो कि क्या है एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो, कैवेट एम्प्टियर होता क्या है? इट इज लेट द बायर बी अवेयर। सी बेसिकली तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बनाया हुआ है इंडियन लॉ ने सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस सेक्शन इज प्रोटेक्टिंग द सेलर, ठीक है। How it is protecting the seller? That in this section the law is saying that before you purchase any kinds of goods, ठीक है, you need to make sure that you are buying it after reading all the disclosures which is given on that specific product, ठीक है। अभी है ना, आजकल है ना, बहुत ही ज्यादा एक फेमस चीज वायरल हो रही है महाराष्ट्र में, विच इज अबाउट द सिंगम ऑफ our food industry and who is Mr. तुकाराम मुंडे सर। ओके, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत सी जगहों पे, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे रेड मार रहे हैं एंड वहां पे उनका जो हाइजीन है या नहीं, वो लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पर वो उन्हें लीगल नोटिस भेज रहे हैं कि भाई तुमने ये लीगल चीजें फॉलो नहीं की है तो अब तुम्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ पता है वो क्या बोल रहे हैं कि आपको अवेयर होना चाहिए कि आप कौन सी चीजों को खरीद रहे हो एंड आप कौन सी चीजों को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर। कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए है, या फिर उस प्रोडक्ट से क्या आपको हेल्प होता है, या फिर क्या उस प्रोडक्ट से क्या आपको नुकसान होता है। उसी के बाद आप उस प्रोडक्ट को भेजिए, क्यों खरीदिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट पर अगर कोई डिस्क्लेमर दिया हुआ है एंड अगर आप उसको रीड नहीं करते हो एंड उसके कंजम्पशन से या फिर उसको पहनने के वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉ हमेशा सेलर को प्रोटेक्ट करेगी। बिकॉज दे ऑलवेज से दैट बिफोर परचेसिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स यू शुड गो थ्रू व्हाटएवर द कंटेंट हैज बीन मेंशन ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो टेक्निकली लीगल यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? कैवेट एम्प्टियर मींस लेट द बायर बी अवेयर, बायर मस्ट चेक गुड्स बिफोर परचेजिंग। Seller is generally not responsible for wrong selection of buyer buying clothes without checking size, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि मैम यहाँ पे तो सेलर का प्रोटेक्शन हो रहा है, हम तो बायर्स हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन का कहाँ बात है, ठीक है। हमें कैसे नुकसान हो रहा है यहाँ पे, या फिर हम हमारे पढ़ने वाले हैं जो अगर आपके केस में फिट हो गए तो आप नुकसान से बच सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट समझ लेना है। कंसेप्ट क्या बोलता है
कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर कोई भी चीज को खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको पूरी पूरी अवेयरनेस के साथ उस चीज को खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप में गए एंड वहां पे आपने एक ड्रेस को परचेज कर लिया, ठीक है। अब उस ड्रेस को परचेज कर लिया, अब उस शॉप में लिखा है कि नो रिटर्न्स नो एक्सचेंज, ठीक है, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। अब आपको जिम्मेदारी थी कि आपको ड्रेस को ट्राई कर लेना चाहिए था एंड फिर आपको ड्रेस को परचेज करना था, लेकिन आपको लेट हो रहा था डेट पर जाने के लिए, ठीक है, एंड आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, तो आपको लगा कि भाई ये ड्रेस तो है जो मुझे फिट आ जाएगी क्योंकि ये मेरी नॉर्मल साइज है। अब आप जाते हो घर पे, आप रेडी होने के लिए, यू जस्ट ट्राई टू ट्राई द ड्रेस एंड तब आपको रियलाइज होता है कि भाई ये तो ड्रेस की जो साइज है ये फिट नहीं आ रही है, अब क्या, ठीक है। अब आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो एंड यू आर ऑलरेडी एक्साइटेड, बट अब आपको ड्रेस भी नहीं आ रही, अब आपको पास कोई नई ड्रेस भी नहीं है एंड यू वांट टू लुक परफेक्ट, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस शॉप के पास भाग रहे हो, शॉपकीपर के पास के बाद उसको बोल रहे हो कि भैया ये ड्रेस मुझे नहीं आ रही है, प्लीज मुझे एक्सचेंज करना है। लेकिन सेलर बोलता है कि बहन तुझे चेक कर लेना चाहिए था, हम तो बोल रहे थे आपको कि चेक कर लो, क्योंकि हमारे शॉप में नो रिटर्न नो एक्सचेंज की पॉलिसी है, एक बार अगर आप कुछ लेके चले जाते हो तो हम उसको वापस नहीं लेते हैं। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आप सेलर के पास से कुछ क्लेम कर सकते हो? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो चीज है, इतनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि भाई लेट द बायर बी अवेयर, तुम जो भी चीज खरीद रहे हो अपने जिम्मेदारी के साथ खरीद रहे हो एंड ये अज्यूम किया जाएगा कि आप सोच समझ के उस चीज को खरीद रहे हो, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक रूल सेज, बेसिक परचेसेस, बायर परचेसेस गुड्स एट हिज ओन रिस्क रिगार्डिंग क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी, सेलर डज नॉट डिस्क्लोज डिफेक्ट्स नॉर्मली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक मोबाइल शॉपिंग में जाते हो, ठीक है, अब आप एक कोई मोबाइल शॉपिंग में जाते हो एंड वहां पे कोई एक मोबाइल परचेज कर ले रहे हो, ठीक है। अब मोबाइल परचेज करते वक्त आप उस सेलर को कोई भी ब्रीफिंग नहीं दे रही हो, यू जस्ट वांट टू गो एंड आप क्या किया, अपने अपने फ्रेंड के पास एक फोन देखा था एंड यू जस्ट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट सेल फोन, कि आपने बोला नहीं मुझे तो यही सेल फोन चाहिए, मुझे तो ऐसा ही सेल फोन चाहिए, ठीक है। अब आपने सेलर से कोई बातचीत नहीं की, उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं किया, आपने बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे एक वीवो, फॉर एग्जांपल लेट्स से वीवो का ये फोन चाहिए, ये कोई एक स्पेसिफिक मॉडल है, ये मेरे फ्रेंड के पास भेजा था, तो मुझे आप बस बता दीजिए। You did not check the features, you did not check the handset, you were so curious and you were so influenced कि आपने आपके फ्रेंड का फोन के बेसिस पर ही आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिना सेलर से जांच पड़ताल किए, बिना प्रोडक्ट को देखे आप उस फोन को खरीद के ले गए। अब जैसे ही आप घर पे लेके गए, आपको पता चला कि इस फोन में कुछ तो डिफेक्ट है, या फिर इस फोन के कुछ फीचर्स मिसिंग है, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने लेवल की आप उस फोन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस फोन के फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो उतने अच्छे नहीं निकल के आए, ठीक है। तो क्या अब आप इस बेसिस पे कि आपकी एक्सपेक्टेशन से उस फोन के फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं, आप वापस सेलर के पास जाओगे एंड उसको रिटर्न मारोगे? वहां पे वो दुकानदार बोलेगा कि भाई तू लेने के वक्त इतनी गड़बड़ क्यों कर रहा था, हम तुझे फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए रेडी थे ना, ठीक है। तो तुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, जस्ट बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन डज नॉट मीट द फीचर्स ऑफ द मोबाइल फोन, वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर मोबाइल फोन, ओके। सो दिस इज व्हाट दिस सेक्शन सेज। बिना फालतू के एक्सपेक्टेशंस या फिर बहुत ज्यादा अगर गड़बड़ में अगर आप कोई देख रहे हो, आप कोई चीज पढ़ना भूल जाते हो, आपको डिस्क्लोजर को पढ़ना भूल जाते हो, आप बिना बातचीत किए अगर आप कोई चीज खरीद लेते हो, तो बाद में आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, वहां पे प्रोटेक्शन सेलर को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट इज द ड्यूटी, it is the duty of the buyer that he should inspect the goods and satisfy himself that the goods suits his purpose. Buyer uses own judgment while purchasing. अगर आप अपने own judgment के basis पर, seller बोल रहा है,
ठीक है, सेलर इज सेइंग दैट अगर आप घर को पेंट कर रहे हो तो आपको शायद क्रीम शेड सूट नहीं करेगा, कॉन्ट्रास्ट जाएगा आपके दूसरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप दूसरा शेड ले लीजिए, जैसे कोई न्यूट्रल दूसरा एक शेड है, बेग शेड है, तो वो ले लीजिए। बट आपने माना नहीं, आपने बोला कि नहीं मुझे तो यही कलर चाहिए, मुझे तो क्रीम कलर ही चाहिए, एंड आप लेके गए एंड एक्चुअल में वहां पे सीन हो गया कि अब ये कलर सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ बायर क्या आप वापस जाके सेलर को बोल सकते हो कि भाई मेरे से गलती हो गई, एंड यू कैन यू जस्ट एक्सचेंज और रिटर्न द प्रोडक्ट। अब ये सेलर के ऊपर रहेगा कि उसको एक्सचेंज करना है या नहीं करना है, बट आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, लीगली यू कैन नॉट डू दैट। वंस यू आर यूजिंग योर जजमेंट, you are responsible for your judgment, ठीक है। So normally there are no implied condition or warranty regarding quality or fitness of goods, ठीक है। Cavity tempter applies unless exceptions exist, ठीक है। तो कैविटी टेम्पटर जहां पे अप्लाई होता है वहां पे क्या होता है, बायर कुछ भी नुकसान होता है तो बायर भुगतेगा, बिकॉज इट इज assumed, it is the duty of the buyer to check the products, but पावर हमारे हाथ में कब आती है, अब आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पावर हमारे हाथ में कब आएगी, यानी कि वी कैन मेक दी सेलर लायबल। बेसिकली ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बोलता है दैट द सेलर इज नॉट लायबल टू पे द डैमेजेस और एनी काइंड ऑफ refund, but there is few exception where we can claim the refund or the damages. What are these section? First of all, seller become liable if buyer relies on seller's skill and judgment. Very 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 important. अगर कोई ऐसी चीज है जहां पे हम सेलर को पर्पस बता रहे हैं, दैट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू अ वीकली मार्केट, ठीक है, यू आर गोइंग टू अ वीकली मार्केट, ही इज द सेलर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ही इज द सेलर ऑफ द फ्रूट्स। नाउ अगर आप पहला सिचुएशन देखते हैं, अगर आप डायरेक्टली मार्केट में जाते हो बिना कुछ देखे, यू आर नॉट चेकिंग मच, एंड वहां पे आप सेलर से कुछ नहीं पूछ रहे हो कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कुछ नहीं देख रहे हो, बस आप मार्केट में जा रहे हो, जो आपको दिख रहा है उसमें से कोई चीजें उठा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, ठीक है। आपने 1 किलो एप्पल्स खरीद लिए एंड आप घर पे आए एंड आपने जब एप्पल काटा तो आपने देखा कि भाई सारे के सारे एप्पल्स खराब निकल गए। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आप सेलर को जाके क्लेम कर सकते हो कि नहीं तू तो मुझे एक्सचेंज करके दे, ये सारे के सारे एप्पल्स खराब है? नो, इन द फर्स्ट सिचुएशन यू आर नॉट टेलिंग द सेलर ना एनीथिंग। भाई तुम उसको नहीं बोल रहे कि भाई तू मुझे सेलेक्ट करके दे, मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है, ठीक है। तो वहां पे आप उसको ना पर्पस बता रहे हो ना आपके उसके स्किल्स को यूज कर रहे हो, आप बस गए, आपने उसने रेट बताया, आपने सेलेक्ट किया, आपने बाव किया एंड आप घर पे लेके गए, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, आप सेलर को बाद में जाके बोल नहीं सकते एज ए लीगल राइट कि तू मुझे जो एप्पल्स है वो एक्सचेंज करके दे। लेकिन सेकेंड सिचुएशन, आप मार्केट में जाते हो, आप सेलर को बताते हो कि भाई आज मेरे घर पे जो है वो मेहमान आने वाले हैं एंड मुझे बेस्ट क्वालिटी के एप्पल चाहिए, ठीक है। पहली चीज आप पर्पस बता रहे हो। दूसरी चीज, यू आर रिलाइंग ऑन द स्किल ऑफ द सेलर, ठीक है। आप बोल रहे हो कि भाई मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है एप्पल्स के बारे में, तू मुझे सेलेक्ट करके दे कि कौन से एप्पल्स बेस्ट है। यहाँ पे आप जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हो, सामने वाले व्यक्ति पर डाल रहे हो। एंड तीसरी बात है कि भाई जो सेलर है वो जनरली डील करता है, ठीक है, जनरली डील करता है उन सब चीजों में, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो बेचने के लिए बैठा है। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है तो वो तो वैसे भी एप्लीकेबल होगा ही, इसलिए ही तुम तो उसी के पास जाके खरीद रहे हो ना, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने
2 kg या फिर 1 kg एप्पल खरीद लिया उस बंदे के पास से, एंड फिर अपने घर आके चेक किया कि वो एप्पल खराब निकल गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास लीगल राइट होती है कि भाई तुम वापस से सेलर के पास जाओ एंड उसको बोलो कि देख सारे एप्पल खराब निकल गए हैं, तू मुझे एक्सचेंज करके दे। यू कैन जस्ट एक्सचेंज दोज एप्पल बिकॉज ऑफ you have already mentioned the purpose to the seller, you have relied on his skill, ठीक है। तो वहां पे वो जानबूझकर डिफेक्टिव एप्पल्स आपको नहीं दे सकता है, एंड ही इज अ जनरल डीलर इन दैट प्रोडक्ट, नो ओके, ही नो what which are good and which are bad, he generally know everything, ओके। तो अगर ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो जाती है तब आप सेलर को लायबल कर सकते हो। आप उसके पास से जाकर आइदर यू कैन जस्ट एक्सचेंज द प्रोडक्ट या फिर यू कैन take the refund, okay। So this is the right you are having, ओके। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसके ऊपर कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि कोई भी नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है कि भाई तुम किसी के पास से कुछ खरीद रहे हो, और स्पेशली फ्रूट वेंडर्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, ठीक है। आप अगर उनके पास से कुछ खरीद रहे हो तो जनरली वो एक्सचेंज करके नहीं देते हैं, ठीक है। बट अगर आप उनको उसी वक्त बोल के आ जाओ कि अगर खराब निकल गए ना तो मैं एक्सचेंज करूंगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको एक्सचेंज करके दे सकता है। तो हमेशा बोलना सीखो, अवेयर रहना सीखो कि आपके पास क्या लीगल राइट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, इट्स योर बर्थडे and you are going to a restaurant, and now in the first situation you are just going to the restaurant, you have seen the menu and you have ordered a paneer dish, ठीक है। पनीर डिश आपने ऑर्डर किया, आपने जो वेटर है, जो मैनेजर है, उससे कोई बातचीत नहीं की, आपने अपने चॉइस से पनीर डिश ऑर्डर कर दिया, वो बहुत ही बेकार आई, बहुत ही ज्यादा खराब आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई बहुत ही ज्यादा डिश खराब है एंड तू एक्सचेंज करके दे, ठीक है। क्या ये सिचुएशन में जरूरी है कि आपको जो मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेजर बैठा हुआ है वो आपको डिश एक्सचेंज करके देगा? इट्स हिज विश, आइदर ही कैन डू और आइदर ही कैन नॉट डू, बट यू कैन नॉट लीगली कंपेल हिम टू एक्सचेंज द डिश वॉट एवर इट हैज केम। बट take the second situation, you have went to a restaurant, you are very much aware about the things, okay, and you are very particular about what you eat, and जैसे ही मैनेजर आता है सेकेंड सिचुएशन में, आप उसको बोलते हो कि मुझे बेस्ट क्वालिटी पनीर चाहिए, मुझे बेस्ट क्वालिटी पनीर चाहिए, एंड मैं तेरे ही स्किल्स पर रिलाई कर रहा हूं, एंड मुझे कोई चीज खराब नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बायर टेल द पर्पस कि खराब पनीर खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो मुझे बेस्ट क्वालिटी पनीर चाहिए। यू आर टेलिंग द पर्पस, ओके, बीइंग अ कस्टमर, यू आर रिलाइंग ऑन सेलर स्किल। आप अगर ये चीज बोल देते हो तो जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। मैनेजर भी थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है वहां पे कि भाई ठीक है, इस बंदे को थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का चाहिए, इसके साथ कोई झोलझाल नहीं कर सकते। देन सेलर डील्स इन सच गुड्स, ऑब्वियसली वो मैनेजर है, वो होटल चला ही रहा है, एंड अगर उसके बाद तुम्हारी डिश अगर खराब हो जाती है, ठीक है, खराब आ जाती है, टेस्ट एकदम ही बेकार सा है, तो क्या वहां पे आप इस मैनेजर से क्लेम कर सकते हो कि भाई तू डिश मुझे रिटर्न कर या फिर एक्सचेंज करके दे, या फिर इसका बिल मेरे इस डिश का बिल मेरे बिलिंग में मत लगाना? यस, एब्सोल्युटली लीगल वे में आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑर्डर देते वक्त ही मैनेजर को बोल दिया था कि आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए एंड आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसके वजह से, तो आप टेक केयर करो। अगर आपके पास है ही तो आप ऑर्डर लो या फिर आप ऑर्डर मत लेना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में दिस पर्सन इज नॉट इन अ कंडीशन टू आर्ग्यू विथ यू इफ द डिश कम्स खराब, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डिश खराब आ जाती है, टेस्टलेस आ जाती है, तो एब्सोल्युटली वो आपको रिप्लेस करके देगा, और एल्स वो क्या करेगा, आपको जो भी पैसा है उस पर्टिकुलर डिश का वो पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है।
तो आप सोचिए कि ऐसे एग्जांपल्स तो हमारे डेली रूटीन में कितने ज्यादा होते हैं यार। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, कहीं कोई चीज खरीदते हैं, कहीं कोई चीज खाते हैं, एंड अगर वो अच्छी नहीं पे रहती तो we just compromise. Okay, why we compromise? Because we have never spoken about it to the seller. Okay, but if you replace this habit, okay, and if you start speaking, okay, and if you start telling your purpose to that person, because he is a seller, bro, in that he is a pro. Okay, he is selling those products, or he is running the restaurants from past so many years, so he's already a pro. He will understand your situation. Okay, so just by speaking, just by telling up, आप बहुत सारे situations को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से सेव भी कर सकते हो, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी चीजें खरीद भी सकते हो, खा भी सकते हो, और इज वॉट एवर. Okay, so therefore it is very very important that you should be aware and you should speak about whatever you are purchasing. Okay, so that is the crux of the section which tells us. Okay, अब आ जाओ अपन लॉ के अंदर आ जाते हैं कि भाई अब यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको. सबसे पहले तो देखो कंसेप्ट ये है कि लेट द बायर बी अवेयर. वहां पे सेलर को लायबल हम नहीं खड़ा कर सकते हैं. इट इज योर ड्यूटी टू रीड एवरीथिंग या फिर अंडरस्टैंड एवरीथिंग और एल्स इंस्पेक्ट एवरीथिंग. ओके, बट कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस के क्या प्रोविजंस है, जैसे कि बायर टेल द पर्पस, रिलाइज ऑन सेलर स्किल्स एंड सेलर डील्स इन सच गुड्स. तो वहां पे आप सेलर को बिल्कुल लायबल कर सकते हो. इफ बायर यूजेस हिज ओन स्किल, सेलर इज नॉट लायबल. इफ बायर सेलेक्ट गुड्स फॉर हिमसेल्फ, रिस्क रिमेन्स विद बायर. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है डिसीज्ड पिग्स का. जैसे कि जो सेलर है उसने क्या किया, it's the example of pigs and we have to study because this is a case study which is given. Okay, and ये थोड़ा सा confusing भी हो सकता है कि भाई सेलर ने क्या किया, पिग्स को बेच दिया and they were deceased. ठीक है, बट यहाँ पे सेलर was not held liable. क्या हुआ यहाँ पे, सेलर was not held liable. क्यों मैम, ऐसा कैसे हो सकता है, वो डिसीज्ड पिग्स को कैसे बेच सकता है. ठीक है, अब इसको रिलेट करो अपने एप्पल वाले एग्जांपल के साथ. यहाँ पे आप मार्केट में गए, आपने सेलर के पास गए. इस एग्जांपल में आप सेलर के पास गए, आपने उससे कोई बातचीत नहीं की, आपने ये देखा नहीं कि वो जो जो एनिमल है वो कैसा है, क्या है. आप गए डायरेक्टली एंड सेलर से डील कर दी कि हाँ मुझे ये इतने इतने चाहिए, तो चलो मुझे आप बेच दो. एंड दे डिड, एंड सेलर ने कुछ बोला भी नहीं कि वो डिसीज्ड है नहीं है क्या है, एंड एवरीथिंग वेंट वेल. एंड वो घर को लेके गया, एंड फिर बाद में उसको पता चला कि जो एनिमल वो लेके आया है घर पे वो डिसीज्ड है. तो ऐसे सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकता. लेकिन कहानी में ट्विस्ट, अगर यहाँ पे बायर ने सेलर को बोला होता कि मुझे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनिमल का ब्रीड चाहिए, यू सेलेक्ट एंड यू गिव मी. Okay, and you are the regular dealer in that. Okay, तो वहां पे the buyer was having a legal claim against the seller. अगर आप ऐसे ही जा रहे हो बातचीत करके बिना किए, अगर आप कोई प्रोडक्ट को उठा के लेके आ रहे हो, ये आपकी मिस्टेक है. अब यहाँ पे एक और चीज स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकती है विच इज रिलेटेड टू फ्रॉड. तो आप बोलोगे कि मैम क्या ये फ्रॉड नहीं है, उसने इन्फेक्टेड एनिमल्स को बेच दिया. याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन. तो भाई यहाँ पे केस स्टडी का क्वेश्चन जो आएगा, आपको ये चेक करना है कि हैव सेलर मेड एनी स्टेटमेंट टू डिसीव द अदर पार्टी. अगर यहाँ पे सेलर ने कुछ बोला ही नहीं, ओके, उसका इंटेंशन था, मतलब he did not deceive the other party, ठीक है, तो क्या होगा, तो भाई वहां पे इट विल नॉट कम अंडर द सेक्शन 17 ऑफ फ्रॉड. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम मियर साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड, तो वहां पे भाई उसके भी एक्सेप्शन है. हो सकता है इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू स्पीक बिकॉज साइलेंस इज ओनली ट्रीटेड एज फ्रॉड अंडर टू सिचुएशंस व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक एंड साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. अब अगर ये कोई भी सिचुएशन फिट नहीं हो रही है,
तो यहाँ पे ये फ्रॉड नहीं होगा। यहाँ पे दिस विल बी अ सिंपल केस ऑफ कैविट एम्प्टर एंड अंडर सेक्शन 16 ऑफ यूनिट 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट यू विल बी आंसरिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है, क्वेश्चन फ्रॉड के रिलेटेड पूछा है, क्वेश्चन सेक्शन 16 ऑफ यूनिट 2 के ऊपर पूछा है, क्या पूछा है वहां पे क्वेश्चन में, क्या ही रिकवर, कैन ही रिकवर और कैन इट दिस बी ट्रीटेड एज फ्रॉड, ओके, कैन ही क्लेम डैमेजेस बीइंग अ बायर। अगर क्या पूछा है उसके ऊपर आपका आंसर जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैसा ही एक और एग्जांपल दिया हुआ है दैट बायर वांटेड हॉर्स फॉर राइडिंग बट डिड नॉट टेल सेलर, तो वहां पे सेलर विल नॉट बी लायबल बिकॉज पर्पस वाज नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है। अब एक्सेप्शंस जो हमने ऑलरेडी एक बार व्यवस्थित पढ़ लिया है पूरा, ठीक है, वही एक्सेप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स एडेड है जो कि अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन अपन ने पढ़ी, 3 कंडीशन पढ़ी अपन ने, बायर टेल पर्पस, रिलाइज ऑन सेलर, सेलर गुड्स एंड सच गुड्स, तो यहाँ पे सेलर विल बी लायबल, ठीक है। देन गुड्स ब्रॉट अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, सी स्पेसिफिकली अगर वहां पे अगर आप किसी ब्रांड नेम के अंदर अगर कोई चीज खरीद रहे हो तो वहां पे आप सेलर को लायबल नहीं बता सकते, नॉट लायबल। तो एक्चुअली तो ये पॉइंट इज नॉट अंडर एक्सेप्शन बट दे हैव गिवन, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस कि जनरली क्या होता है, आप भी लॉजिकली देखो, आप जा रहे हो मार्केट में, आप एलजी का कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आ रहे हो, वो एलजी का प्रोडक्ट खराब हो गया, अब यहाँ पे आपने ब्रांड नेम के ऊपर ट्रस्ट करके खरीदा है, तो बेसिकली यहाँ पे सेलर विल नॉट बी हेल्ड लायबल इन जनरल केसेस। सेलर बोलेगा कि मैं एलजी के पास कंप्लेंट डालता हूं एंड ही विल हेल्प यू आउट विद ऑल द कंपेंसेशन एंड क्लेम्स बिकॉज यू हैव रिलाइड ऑन द ब्रांड और नॉट द सेलर स्किल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन ये रहते कि भाई शॉप में बहुत सारी प्रोडक्ट है एंड आपने बोला है कि भाई देखो मेरा घर का यूनिट इलेक्ट्रिक वाला जो यूनिट है वो इतना ही पावर ले सकता है, उसके हिसाब से मुझे आप प्रॉपर प्रोडक्ट को बताइए, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है कि मुझे एक दिन में 4 घंटा चलाना पड़ता है मशीन को या फिर 10 घंटा चलाना पड़ता है, उसके ऊपर अगर वो खरीद के अगर आपको कोई चीज दे देता है फिर अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो आप उसको लायबल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रांड के ऊपर, आपने बिना देखे समझे सिर्फ ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करके अगर कोई चीज खरीद ली है तो जनरली द सेलर इज नॉट लायबल फॉर द क्वालिटी एंड द फिटनेस, वो आपको और ब्रांड के बीच में प्रॉब्लम है, ठीक है। देन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली अगर आपने कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है तो उसी के हिसाब से आपका गुड्स भी सप्लाई होना चाहिए था, अदरवाइज द सेलर विल बी हेल्ड liable. For example, you have asked for A product but the seller have supplied the B product, तो यहाँ पे obviously you will claim for the damages or you will claim for the exchange. Merchantable quality मतलब क्या कि again goods bought by description from a dealer should be acceptable quality and usable. ऑब्वियसली कि वहां पे कोई हिडन डिफेक्ट्स या फिर ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी रहनी चाहिए उसमें एंड यूजेबल रहना चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट शुड बी यूजेबल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, एक जो क्लॉथ था जो तुमने ऑर्डर किया था, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुमने ऑर्डर किया था 100% कॉटन, ठीक है। 100% कॉटन तुमने अगर ऑर्डर किया तो वहां पे वो प्रोडक्ट जो है वो 100% कॉटन ही आना चाहिए. अगर वो 100% कॉटन नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, व्हाटएवर. जनरली भी हम यही करते हैं, ठीक है. सो वहां पे हम सेलर को लायबल बोल रहे हैं. अब यहाँ पे प्लीज वो पिग वाला एग्जांपल मिक्स मत करना आप लोग. वो एक सिचुएशन, वो एक एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है एंड वैसे केस स्टडीज को आपको अच्छी तरीके से वैसे ही याद रखना है जैसे आपको बुक में दिया हुआ है. ये एक पिग वाला एक एग्जांपल है, एक मेयर वाला एग्जांपल है जो अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया था. हॉर्स वाला एक एग्जांपल है, horse ride before making the one day before making the contract and still the seller was not liable. तो ऐसे कुछ exceptional case studies दिए हुए होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली इमोशनली हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. बट हर चीज हम लोग इमोशंस के बेसिस पर हम लोग केस स्टडीज को डिसाइड नहीं करते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज कीप योर इमोशंस असाइड, यूज द provisions, what they have written, apply those provisions and
अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट विच यू हैव स्टडीड, तो ही आपका आंसर जो है वो आईसीआई के से मैच होगा, ठीक है। हमेशा इमोशंस काम में नहीं आता है कि यार इसके साथ गलत हो गया, ये ऐसे कैसे कर सकता है, नहीं ये तो रिकवर कर सकता है। नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता है लॉ में। लॉ में बहुत जरूरी है कि आप प्रोविजंस के बेसिस पर आंसर करो, ना कि आप अपने इमोशंस के बेसिस पर आंसर करो। क्या पूछा है वही आंसर करो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, ये पॉइंट हो गया सेल बाय सैंपल। जो सैंपल दिया था वही उनको आगे सेल करना चाहिए, वरना आप सेलर को लाइबल बोल सकते हो। सेल बाय सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, तो गुड्स मस्ट मैच बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर किसी से भी अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप ऑब्वियसली सेलर को लाइबल कर सकते हो। ट्रेड यूसेज मतलब कि बिजनेस कस्टम्स में क्रिएट इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेड यूसेज। ट्रेड मतलब क्या, कस्टम्स एंड ट्रेड को अपन ने ऑलरेडी यूनिट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है गाइस, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट दिस। कस्टम्स यानी कि वो होता है कि जनरली एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के हिसाब से अगर कोई चीजें ऑलरेडी बिजनेस में फिक्स्ड अप होती है, फॉर एग्जांपल सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो वहां पे विदाउट मेंशनिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज अज्यूम्ड बाय द बायर एंड सेलर दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव सच परसेंटेज, ठीक है। इसको इन डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एंड ट्रेड यूसेज मतलब क्या कि जनरली एक लोकेलिटी के हिसाब से जो कल्चर है ट्रेड का वो फॉलो होना चाहिए। तो बिजनेस कस्टम्स में क्रिएट इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, सेलर मस्ट फॉलो नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई महाराष्ट्र का एक कोई स्पेसिफिक ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है, महाराष्ट्र का कोई ट्रेड प्रैक्टिस है, जैसे कि महाराष्ट्र की लोकेलिटी के हिसाब से अगर आप कॉटन में डील करते हो तो कॉटन में सेलर को 10% प्लस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, तो वहां पे जनरली सेलर शुड फॉलो दैट ट्रेड, ओके, ट्रेड कस्टम। So seller must follow normal trade practices in industry standard packaging नॉट फॉलोड। अगर वो फॉलो नहीं हुआ है तो वहां पे आप सेलर को लाइबल बिल्कुल कर सकते हो। देन फ्रॉड एंड कंसीलमेंट बाय सेलर, इफ सेलर हाइड डिफेक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन कैविटेम्प्टर विल नॉट एम्प्लाई, मतलब यहाँ पे उसने जानबूझ के ही हैव स्टेटेड समथिंग in a misleading way or he have misrepresented or he have intentionally deceived you, तो ही वो fraud या फिर concealment में आएगा। The buyer can reject clues and claim damages. Okay, so this is a very important topic of let the buyer be aware। यहाँ पे आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहली सेक्शन 16 बेसिक ड्यूटी बायर की है, फिर उसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जहाँ पे 3 कंडीशंस अप्लाई होना बहुत जरूरी है। अगर वो 3 कंडीशंस अप्लाई हो जाती है तो सेलर विल बी हेल्ड लायबल। उसके अलावा ये कुछ नॉर्मल जनरल पॉइंट्स है तो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेके तो आप श्योरली कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए एंड आपको ये कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अगेन if you are new to my channel, do subscribe and share this video with your maximum CA colleagues and your normal friends also, because मैं चाहती हूँ कि आप खुद अवेयर रहे एंड आप दूसरों को भी अवेयर करो कि भाई नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी आपके कुछ लीगल राइट्स है जो सिर्फ अवेयरनेस के वजह से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो एंड कहीं पे भी नुकसान होने से बच सकते हो। ओके, सो दिस इज इट, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टॉपिक्स।